हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष मैराथन चल रही है उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और आवाज में आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ी सी सर्दी हो गई है, बट लेकिन फ्रेंड्स हम लोग एनर्जी में कमी नहीं आने देंगे। पूरी की पूरी तरह से जो है जितनी जान है पूरी की पूरी यहाँ पर में हम लोग लगा देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। उससे पहले मैं यहाँ पर में जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का एक बार स्वागत करना चाहूंगा। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है और जो है फ्रेंड शेयर कर दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के ही जो यहाँ पर में इनपुट्स है, ठीक है, और इस तरीके से जो आप लोग अपना अपना योगदान देते हो वही हमें जो है मोटिवेट करते हैं पूरा का पूरा मेहनत करने के लिए, पूरी जान लगा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने भी लोगों ने लाइक कर दिया था वो हाथ ऊपर कर देंगे प्लीज। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसको दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है, मैं आपको सारा बताऊंगा। क्या एक ही व्यक्ति, ठीक है, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? बताइए जल्दी से। क्या एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? क्या ये पहले से ही जो है प्रावधान था? देखिए फ्रेंड्स, किसी भी राज्य के अंदर में, ठीक है, राज्यपाल होगा, इसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 153 के अंदर में, कि हर राज्य के अंदर में एक राज्यपाल होगा। कौन सा आर्टिकल है? गवर्नर होगा। ये आर्टिकल आपको याद रखना है, 153 के अंदर दिया गया है। जैसे कि हमारे देश के अंदर में राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। बिल्कुल वैसे ही हमारे देश में अलग अलग राज्यों में राज्यपाल होंगे, ये आर्टिकल नंबर 153 में दिया है। ये क्लियर है आपको? अब पहले क्या था ना, कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता था। 1956 के अंदर में हमने 7वें नंबर का संविधान संशोधन किया। कौन से नंबर का संविधान संशोधन? 7th नंबर का। 1956 में हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है। और इस संविधान संशोधन के तहत अब यस हो गया, पहले नो था, अब यस हो गया। ये याद रखना है आप लोगों ने। समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, कि हमेशा से ही ये अलाउड था। अगर मैं कहूं कि हमेशा से अलाउड था कि कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का जो है गवर्नर बन जाए, जैसे मान लो कि मुझे जो है वो राष्ट्रपति बुला ले, बोले कि दानिश सर क्लास के बाद में थोड़ा सा कॉल पे बात करनी है, एक बार करना। ठीक है, आपको जो है बिहार का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, सबका गवर्नर मेरे को एक साथ बनाने का है। ठीक है, बना सकते हो मेरे को। ओके, अगर एज वगैरह वाला क्राइटेरिया सारी चीजें फुलफिल हो रही है तो वो बना सकते हैं। ओके, तो अभी यस है। क्या पहले से था? पहले से नहीं था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, पहले ही क्वेश्चन में 1000 बच्चा पार कर दिया आप लोगों ने। ऐसे ही फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। हाँ, एक व्यक्ति को एक से अधिक जो है इसमें राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन से संविधान संशोधन के जरिए किया गया है, तो 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 के तहत किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपॉइंटमेंट कौन किया जा करता है इसका? राष्ट्रपति जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, राष्ट्रपति ये नियुक्ति करता है गवर्नर की, ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके, और ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 155 के अंदर में, कि गवर्नर होगा। ये आर्टिकल नंबर 155 में बोला है राज्य के जितनी भी कार्यकारी पावर्स होंगे, जितने भी काम किए जाएंगे, जितने भी अध्यादेश निकाले जाएंगे, वो सब किसके नाम पे होंगे? किसके नाम पे बिल फाड़ा जाएगा? सारा का सारा गवर्नर के नाम पे। वो आर्टिकल नंबर 54 में, 154 में, ठीक है, कि जितने भी कार्यकारी शक्तियां होंगी, जितने भी एग्जीक्यूटिव काम किए जाएंगे, वो गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे राज्य में, जैसे केंद्र सरकार में किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर, वैसे ही। और आर्टिकल नंबर 155 में बोला है कि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा केंद्र सरकार की अनुशंसा पर। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, जो गवर्नर है उसका कार्यकाल कितना होता है? गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, वो दिया है आर्टिकल नंबर 156 के अंदर में। तो फ्रेंड्स जितनी भी चीजें थी वो सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर हर एक बच्चा जो है वो कमेंट के अंदर में देगा जल्दी जल्दी से। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और कल आप लोगों की संकल्प टेस्ट है। कितने बच्चे जिन्होंने संकल्प टेस्ट के अंदर में एनरोल करवा लिया है, चाहे वो पेड स्टूडेंट हो, चाहे वो अगर अनपेड स्टूडेंट है तो उन्होंने, ठीक है, आप लोगों का एनरोलमेंट कर लिया है। ठीक है, आपको पता है कि उसको फ्री नहीं रखा है हमने, क्योंकि फ्री रहता है तो उसकी फिर आप लोगों को वैल्यू नहीं रहती। जैसे पिछले बार हमने फ्री टेस्ट ली थी, उतनी आप लोगों ने वैल्यू नहीं की फिर उसकी, उस टेस्ट की। लेकिन अब जो है, जब वो एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट आप देते हो तो उसकी वैल्यू करते हो फिर आप लोग, और उसमें पढ़ते भी हो। ठीक है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने एनरोल कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो आज कर लेंगे फ्रेंड्स। पेड स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल जो है वो फ्री है, क्योंकि पेड स्टूडेंट ऑलरेडी उसके अंदर में है। ठीक है,
और जो बाकी के बच्चे वो उसको अलग से भी ले सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। अगर आप फुल कोर्स ले लेते हो तो आपको संकल्प टेस्ट कल की फ्री मिल जाएंगी, तो आप लोग फुल कोर्स की तरफ में भी जा सकते हो, ताकि आप लोगों का वो अमाउंट बच जाए। आप लोग जो है फुल कोर्स के अंदर में ही आप लोग ले लो, उसके अंदर में आपको मिल जाए। कल 9 बजे होंगी टेस्ट आप लोगों की, संकल्प टेस्ट, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। 200 क्वेश्चन की टेस्ट होंगी, ठीक है, 200 क्वेश्चन की टेस्ट, इसकी भैंस का अंडा, ठीक है। कल गदर मचाते हैं अपन लोग। किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जो ये किया गया, आप लोग आंसर कर चुके होंगे फ्रेंड्स। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है, ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो अफ्रीका में से बहती है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि सहारा डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। ये कितने लोगों ने जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लास के अंदर में कॉन्टिनेंट वाली क्लास देखी है हमारी, ठीक है, पेड क्लास में जो हमारी कॉन्टिनेंट वाली क्लास है, 5 लेक्चर लिए मैंने कॉन्टिनेंट के ऊपर में, उसमें आपको बताया कि सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट गर्म रेगिस्तान जो है, अगर ये पूछा जाए आप लोगों से गर्म रेगिस्तान कौन सा है, गर्म, तो आपका सहारा होगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान बोला जाए तो वो अंटार्कटिका होगा, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है वो सहारा है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, ये भी अफ्रीका में है। सबसे बड़ी नदी, जो सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, वो भी अफ्रीका के अंदर में से ही बहती है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। नहीं शताक्षी जी बिल्कुल नहीं, वो नहीं है, ठीक है, आप एलिजिबल हो। तो देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में कि जो नील नदी है, नील नदी जो है वो कौन से वाले जो है आप लोगों को बताना है, झील में से जो है मेन इसकी नील नदी निकलती है, ठीक है। देखिए नील नदी जो है लेक विक्टोरिया में से निकलती है, ये है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया में से निकलती है नील नदी की मुख्य धारा। व्हाइट नील इसको कहा जाता है, सफेद नील नदी। और यहां से आती है आप लोगों की, ठीक है, ब्लू नील, ये इसके अंदर में मिलती है, ठीक है, सूडान के अंदर में जाकर मिलती है, और फिर ये दोनों जो है आगे बढ़ते हैं। बाकी नील नदी की मुख्य धारा ये व्हाइट नील है, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से जाकर कौन से वाले सागर में मिलती है, आप लोग बता सकते हैं मुझे। ये मिलती है भूमध्य सागर के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, भूमध्य सागर के अंदर में, ओके। अलेक्जेंड्रिया नाम की जगह, वहां पर में जो है वो भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से लेक विक्टोरिया जो है ना, यहां से ये निकलती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके, लेक विक्टोरिया में से, लेक विक्टोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि संकल्प टेस्ट जो है उसके अंदर में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। जो भी फर्स्ट विनर रहेगा उसको 11,000 रुपए का इनाम है, ठीक है। जो सेकंड विनर रहेगा उसको जो है फ्रेंड्स 5,000 रुपए का इनाम है। जो थर्ड रहेगा उसको 3,000 का। चौथे से जो है फ्रेंड्स 10वें तक 1,000 रुपए का इनाम है, और 11वें से 20वें तक 500 रुपए का इनाम है। आप लोग जो है जिन बच्चों ने पेड क्लास ली है, पेड बैच लिया है, उनके लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग 49 रुपीज के नॉमिनल प्राइस के अंदर में, आपकी रिचार्ज से भी कम है, ठीक है। आप लोग जो है फ्रेंड्स इसमें एलिजिबल हो सकते हो, और पढ़ाई इतनी कीजिए कि आपका उसका 10 गुना निकल जाए आपका, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी भी मौका है, और ये 200 क्वेश्चन देने का मौका मिल रहा है आपको पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग इसको कर सकते हो फ्रेंड्स, और ये ऐप के ऊपर में होंगी, तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी लोग, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का, ये 2016 का क्वेश्चन है, बीपीएससी के अंदर में आया हुआ, ओके। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा सकूं। तो तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है, मतलब तेल का भंडारण सबसे ज्यादा कौन से देश के अंदर में है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये ऑफिशियल डेटा जो है ना, अभी लेटेस्ट वाला, उसके अनुसार मैं आप लोगों को आंसर जो है वो उसका बताऊंगा। जो ऑफिशियल डेटा ओपेक का आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, ओपेक का डेटा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में। तो आंसर होगा आपका वेनेजुएला के अंदर में। तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व, सबसे ज्यादा तेल का कोष कौन से देश में है, वेनेजुएला के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। और ये अभी जो 2023 के अंदर में ओपेक की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यही बात की गई थी, ओपेक इसके अंदर में है, ठीक है। मैं आपको बता दूं दूसरे नंबर पे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर का कोष किसके पास में है, तो फिर वो सऊदी अरब आता है आप लोगों का, ठीक है, सऊदी अरेबिया। अदरवाइज पहले नंबर पे कौन है, वेनेजुएला है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो लिखो सभी लोग यहाँ पर में, सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व किसके पास में है, वेनेजुएला के पास में। उसके बाद में अगर आप लोगों से बात की जाए कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि सऊदी अरेबिया के पास में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर में, फर्स्ट नंबर पे है वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। दूसरे नंबर पे है
सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोग बता सकते हो कौन हो सकता है? थर्ड नंबर पे है कनाडा। ये ऑयल प्रोडक्शन के बारे में नहीं है, ये तेल कोष के बारे में कि उनके पास में तेल है, अब वो उत्पादित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये उनका मसला है, ठीक है। बात यहां पर में है कि क्या उनके पास में तेल है, तो सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास में है। वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है ये भी आप लोग मुझे बता देंगे, कौन से महाद्वीप के अंदर में आती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन 2018 में, ये देखिए ये आप लोगों का 2016 में आया था, ये 2018 के अंदर में। अब ये क्वेश्चन आपके टीआरई में आ सकता है, 70वीं बीपीएससी के अंदर में भी आ सकता है, यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, झारखंड के अंदर में पूछा जा सकता है, बंगाल के अंदर में भी पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ाया जा रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना आप सभी लोग, ठीक है। 1000 लाइक के हम लोग बहुत पास पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अब यहां पर मैं देखो, पिछले क्वेश्चन में था कोष, सबसे ज्यादा तेल किसके पास में है, यहां पर मैं बात हो गई उत्पादन की। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है तेल का? तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। वैसे तेल सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास में है, लेकिन सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या फिर आप लोगों का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है फ्रेंड्स, ये करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए था, एग्जामिनर ने उसका ट्रांसलेशन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किया था, जो कि गलत था। बट हमेशा एग्जाम के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो इंग्लिश के अंदर में जो लिखा हुआ होता है उसको माना जाता है। ये हर एग्जाम के अंदर में पहले ही वो लिख के दे देते हैं वो लोग, ठीक है, जो कि गलत भी है एक तरीके से यार, जब दे रहे हो तो दोनों में सही देना चाहिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि पहले नंबर पे अगर उत्पादन की बात की जाए आप लोगों से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का जो है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे, पहले उत्पादन के मामले में हो जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे उसके बाद में बात की जाए, लेटेस्ट डेटा के अनुसार बता रहा हूं, तो ये आंसर होगा आप लोगों का रशिया, सेकंड नंबर पे रशिया। उत्पादन के मामले में सेकंड नंबर पे है रशिया, लेटेस्ट डेटा के अनुसार, जो अभी करंट कंडीशन है। उस समय की कंडीशन के अनुसार था आप लोगों का सऊदी अरेबिया, लेकिन आज की कंडीशन के अनुसार 2024, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं, अब की कंडीशन के अनुसार रशिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स है पहले नंबर पे सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में, दूसरे नंबर पे रशिया है, और तीसरे नंबर पे फिर सऊदी अरेबिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप लोगों का उत्पादन के मामले के अंदर में, ऑयल प्रोड्यूसर उत्पादन के मामले। और मैं आप लोगों को ना ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बीपीएससी के, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझिए आप लोग, जो बच्चा कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए 957 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से जो है सेशन को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। 2000 लाइक्स और 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए, हर एक बच्चे एक एक जगह पे शेयर कर देगा तो हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट द 2028 ओलंपिक्स? इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लिखता हूं, ठीक है। तो 2028 का ओलंपिक कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करेंगी, ये आपसे पूछा जाएगा। और आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारी जगहों के ऊपर में। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की 2028 का ओलंपिक्स कौन होस्ट करने वाला है, पेरिस अभी कर चुका है, पेरिस ओलंपिक हो चुके हैं, रोम है, लॉस एंजलिस है, जिनेवा है, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? देखिए लॉस एंजलिस जो है, ठीक है, 2028 का, ठीक है, उसको मेजबानी का अधिकार मिला हुआ है। तो लॉस एंजलिस कहां पर में है फ्रेंड्स? यूएसए के अंदर में है, ये याद रखना है। 2024 का जो था आपका, वो पेरिस ने किया था, ठीक है। लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर में है, इसने जो है इसको ये किया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक और चीज याद रखनी है आप लोगों ने, कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उसने 2028 के ओलंपिक के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल पार्टनर किसको बनाया है, मतलब कि भारत की तरफ से कौन जो है उसको प्रमोटर रहेगा, उसको प्रमोट करेगा 2028 के ओलंपिक को। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल का नाम कितने लोगों ने सुना है कभी ना कभी? उसके आप लोगों ने पेट्रोल पंप वगैरह देखेंगे, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, ठीक है, बीपीसीएल, कितने लोगों ने नाम सुना है? भारत की सरकारी कंपनी है भाई बीपीसीएल, सरकारी कंपनी है, ओके, सरकारी कंपनी है बीपीसीएल। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल जो है, इसको जो है ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर बनाया है, यहाँ पर मैं स्पॉन्सर बनाया है, ये आप बोल सकते हो एक तरीके से कि भारत की तरफ से ये स्पॉन्सर है, ठीक है, उसका बीपीसीएल। कौन से वाले ओलंपिक के अंदर में? 2024 के लॉस एंजलिस के ओलंपिक के अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला ओलंपिक जो है फ्रेंड्स वो कब हुआ था पहला मॉडर्न ओलंपिक। ठीक है, पहला मॉडर्न ओलंपिक, ये मैंने पेड क्लास के अंदर में जब आप लोगों को करंट अफेयर्स करवा रहा था उसके अंदर में भी करवाया मैंने। ठीक है, कि पहला मॉडर्न ओलंपिक जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1896 के अंदर में हुआ था एथेंस के अंदर में। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास के अंदर में कर चुके हैं, बाकी बच्चों को याद होगा, आप लोग भी प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, पहला मॉडर्न ओलंपिक। ठीक है, 1896 में, वेरी गुड साधना, 1896 के अंदर में एथेंस के अंदर में हुआ था, 1896 के अंदर में एथेंस के अंदर में। ठीक है, चलिए ये आप लोग याद रखेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए मशहूर नारा है इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में भी पूछा जा सकता है। चलिए 1700 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 17 मिनट भी होने के बच्चे और 1700 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। ठीक है, 1000 लाइक्स हुए, जल्दी जल्दी से सेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे आप लोग, तो और भी क्वेश्चन आपको करवाए जा सकते हैं। हर एक बच्चा एक एक जगह पे शेयर कर देगा और इस क्लास के बाद में आपको टेस्ट मिलने वाली है, जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा उसको टेस्ट मिलने वाली है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये सेशन और अभी साइंस का लेक्चर होगा, इन दोनों को मिलाकर आपकी एक छोटी सी टेस्ट ऐप के ऊपर में होंगी, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है, तो मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो ये हजरत मोहानी ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब भी होता है क्रांति। ठीक है, क्रांति, क्रांति जिंदाबाद, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनकलाब जिंदाबाद। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में दिया था। बाद में भगत सिंह ने इसको और पॉपुलर कर दिया, भगत सिंह ने जब वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, ठीक है, बम फेंकने गए थे, तो किसके साथ गए थे भगत सिंह, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, भगत सिंह किसके साथ गए थे, बटुकेश्वर दत्त के साथ में, बीके दत्त के साथ में गए थे। नेशनल मूवमेंट वाली क्लास के अंदर में आपको करवाया है मैंने ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में गए थे, उस समय में उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का ही नारा लगा रहे थे वो, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये कौन कौन ने किसना नारा दिया था ये आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है आप देख सकते हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बिस्मिल अजीमाबादी की जो है ये कविता है। ठीक है, बीपीएससी 2015 में ऑलरेडी आ चुका है, ये आप लोगों का वन लाइनर वाला जो आपको प्रोवाइड किया गया उसमें भी दिया गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2015 में आया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, ये बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, बीपीएससी टीचर 4.0 आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ना है या आप क्या करना है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है फ्रेंड्स अल हिलाल, और एक और पत्रिका है वो आप लोग मुझे नाम बताओगे जल्दी जल्दी से कि दूसरा वाली पत्रिका का नाम क्या था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद की पत्रिका का दूसरी जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद जो थे फ्रेंड्स उन्होंने दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक तो निकाली थी अल हिलाल और दूसरी वाली का नाम था अल बलग। ठीक है, जितने भी लोगों ने लिख दिया था, ठीक है, मतलब उन्होंने जो है हमारी रैंक बूस्टर वाली क्लासेस देखी, रैंक बूस्टर वाली क्लासेस के अंदर में भी आपको बताया। नाउ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि संकल्प टेस्ट जो है वो कल आप लोगों की 5 अक्टूबर को, इंटरनेशनल जो है टीचर्स डे है आपका 5 अक्टूबर को रात में 9 बजे ये टेस्ट होने वाली है। जितने भी बच्चों ने एनरोल कर लिया है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो लोग एनरोल कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इस करना चाहते हो इसमें अलग से, अदरवाइज जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप लोग अलग से, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल उसके अंदर में कर सकते हो। तो पेड अगर जिन्होंने नहीं लिया है वो टीचिंग परीक्षा का 4.0 का पेड बैच ले सकते हो, उसके अंदर में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, संकल्प टेस्ट के साथ में पूरा का पूरा कोर्स, प्लस आप लोगों को जो है रैंक बूस्टर, नॉलेज कैप्सूल, ठीक है, एनसीईआरटी डू यू नोज, ठीक है, पूरा जो सारी की सारी चीजें आप लोगों की एनसीईआरटी का जिस्ट है, इसके अलावा आप लोगों का जो आपको वैदिक मैथ्स मिल रहा है, सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को इसके अंदर में मिल जाएगी कोर्स के अंदर में। ठीक है, चलिए बाकी अभी नवरात्रि का 51% का ऑप्शन है तो उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, हु रूट द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कल दिखा देना आप लोग, क्योंकि कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल के अंदर में है। तो बीपीएससी 2015 की क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है ये। तो बिस्मिल, तो ये बिस्मिल कौन थे, बिस्मिल अजीमाबादी थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, चलिए तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का। ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग, बीपीएससी 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, बिना ऑप्शन के चलो आंसर करो आप लोग। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिना ऑप्शन के 66वीं बीपीएससी का आंसर कौन बच्चा कर सकता है, अगर कर दिया आप लोगों ने तो मतलब आप लोग जो है एक लेवल आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, बताइए जल्दी से। रैंक बूस्टर सीरीज जो पेड कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिली है, ठीक है, उसमें भी हमने करवाया ये। अरे आंसर लिखकर बताओ, ई तो सब लोग बताइए, आंसर लिखकर बताओ।
ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी, वेरी गुड। ठीक है, तो बिस्मिल अजीमाबादी यहाँ पर मैं दिया नहीं है आप लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिस्मिल अजीमाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी है। ठीक है, तो सी आंसर जितने भी लोग लगा रहे हैं उन सबका गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल अजीमाबादी अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, इसी वजह से आंसर ई होगा। ठीक है, 66वीं बीपीएससी वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से खेला था ये, जिन्होंने भी पेपर सेट किया था आपका। ओके, बिस्मिल अजीमाबादी की कविता है ये। नाउ नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में कितने स्वयं सेवियों ने प्रतिभागी किया था? तो देखो, दांडी यात्रा जो है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना है कि कौन से साल निकली थी, तो ये 1930 के अंदर में निकाली थी गांधी जी ने। ठीक है, डेट कौन सी थी, तो 12 मार्च थी ये। ठीक है, 12 मार्च को ये शुरू हुई थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से 1930 के अंदर में। ओके, ये साबरमती आश्रम से जो है फ्रेंड्स ये निकली, और दांडी नाम की जो जगह है वहां पर मैं पहुंची। गांधी जी जो है जब ये निकले थे गांधी जी, तो गांधी जी के साथ में कितने लोग थे? ये है गांधी जी। ठीक है, और गांधी जी के साथ में कितने थे? तो गांधी जी के साथ में थे 78 लोग और। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को जो है स्क्रीन आ रही होगी। ओके, चलिए, तो गांधी जी के साथ में कितने लोग गए थे? ठीक है, गांधी जी के साथ में 78 लोग गए थे, और जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तब इंटरनेट भी शायद वो चला गया, उसको लगा कि भाई दांडी यात्रा में जाना है करके। ओके, चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स। तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में 78 लोग गए थे। दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से, और दांडी तक गया था, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से नेक्स्ट पॉइंट की कि और क्या क्या चीजें आप लोगों ने याद रखनी है इसके अंदर में, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा के अंदर में, ठीक है, 78 लोग गए थे, क्या उसमें से कोई बिहार का व्यक्ति था, कोई बिहारी था क्या उसके अंदर में? ठीक है, कोई बिहारी था क्या, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो मैंने पेड क्लास के अंदर में आपको करवाया है फ्रेंड्स कि गिरिवी धर जो है यहाँ पर में चौधरी जी तो थे, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता था, वो भी थे। एक बिहारी था इसके अंदर में। ठीक है, इन 78 लोगों में एक बिहारी भी था, वन बिहारी सब पे भारी। ठीक है, तो एक बिहारी था। ठीक है, उनका नाम था गिरिवीधर चौधरी। ठीक है, तो गिरी, ओके, तो आप लोगों को आवाज आ रही होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी। तो बार बार जो डिस्टरबेंस आ रहा है उसके लिए आप लोगों से बहुत ज्यादा क्षमा प्रार्थी। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक बिहारी कौन थे जो जो है इन 78 लोगों में शामिल थे, वो थे गिरिवीधर, ठीक है, चौधरी। गिरिवीधर चौधरी, इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता था, कारो बाबू के नाम से भी। तो कारो बाबू भी आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कारो बाबू। तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा जो है फ्रेंड, दांडी यात्रा कितने कितने डिस्टेंस की थी? तो ये 240 माइल्स की थी, जिसको जो है फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली कई बार 241 माइल्स भी लिख दिया जाता है। तो दोनों ही सही है आपका। ठीक है, आपका, क्योंकि एग्जैक्टली अब गांधी जी जो है वो एकदम सीधा सीधा तो गए नहीं होंगे कि 240, हो सकता है कि उनको सुस्तू वगैरह लगी हो तो ऐसा साइड में उधर गए, जंगल में पेड़ के पीछे में उधर में, फिर वहां से आए तो उसको भी गिन लो आप। ठीक है, फिर उधर गए, फिर थोड़ा आप जाके बैठे होंगे किधर साइड में, मतलब 240 41 इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक, ठीक है, तो 241 मील मील जो क्वेश्चन में आया था आपका, ठीक है, उसको सही माना गया था। तो 240 241 ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो 240 241 मील्स दोनों के दोनों सही है आप लोगों के, गवर्नमेंट बुक्स के अंदर में ही दोनों दिया हुआ है। ओके, तो 240 241, ठीक है, माइल्स आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अगर मैं इसको बात करूं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं फ्रेंड्स, तो ये किलोमीटर के अंदर में हो जाता है 387 किलोमीटर के आसपास में हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 386 387 किलोमीटर के आसपास में ये हो जाता है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इसका डिस्टेंस। तो दांडी यात्रा का डिस्टेंस अगर पूछ दिया जाए तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, इसके अलावा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में कौन थे? ठीक है, कौन-सा पत्रकार था जो गांधी जी के साथ में गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? आ सकता है ना कि दांडी यात्रा के समय गांधी जी के साथ में कौन-सा पत्रकार गया था? और कौन से देश का था वो पत्रकार? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेब मिलर, याद रखना आप लोगों ने, गांधी जी के साथ में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर भी। ठीक है, तो दांडी यात्रा के समय में, दांडी दांडी यात्रा के समय में गांधी जी के साथ में कौन थे? ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। वेब मिलर, वेब मिलर, ये याद रखना है आप। कहाँ के पत्रकार थे? ये यूएसए के पत्रकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आप लोगों का। एक बार जल्दी-जल्दी से फ्रेंड जहाँ भी शेयर कर सकते हो शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से हम लोग जो है आप लोगों के लिए लगातार और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लेकर आते रहे। ठीक है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में कौन थे? वेब मिलर नाम के जो है अंग्रेज पत्रकार थे, यूएसए के पत्रकार थे ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है? वेब मिलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी जानकारी है मेरे पास में देने के लिए। ठीक है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? बताइए जल्दी से, दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? गांधी जी ने दांडी जाकर क्या जो है उन्होंने बनाया था? सर्दी हो गई है थोड़ी सी, उसके लिए सॉरी अगर आपको आवाज में कुछ इशू आ रहा हो तो। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं दांडी यात्रा जो है, उसके बाद में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। ठीक है, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको कहते हैं आप लोग। क्यों किया था गांधी जी ने ये नमक सत्याग्रह? क्योंकि नमक के ऊपर में टैक्स लगा दिया गया था और गांधी जी चाहते थे, ठीक है, कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर किसी के खाने के अंदर में शामिल होती है, उसके ऊपर में इस तरीके से अमानवीय तरीके से टैक्स लगाकर उसके दाम बढ़ा देना, और कोई और नमक बना भी नहीं सकता, ये भी आदेश जारी करना, ये गलत है। तो गांधी जी गए, ठीक है, दांडी टुबुक 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 गए दांडी में। ठीक है, दांडी में नमक बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। नमक क्या, नमक ऐसे उठाना ही तो होता है, नमक अपने आप ही बनता है। जब खारा पानी जो इवेपोरेट हो जाता है तो नमक बच जाता है। गांधी जी ने उठाया नमक, बड़े रो बना लिया नमक मैंने, बस वाला। ठीक है, ये याद रखना, आप लोगों ने 78 फॉलोअर्स के साथ में गांधी जी गए थे दांडी तक। दांडी कहाँ पर में? गुजरात के अंदर में। साइमन कमीशन में भारत के लिए क्या परिकल्पना की थी? तो भारत को क्या बनाना, देखो साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग दो चार चीजें याद रखिए। ठीक है, ये साइमन कमीशन जो है, इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका गठन किया गया था आपका नवंबर 1927 में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसका गठन कब किया गया था? 1927 के अंदर में, नवंबर में। ये भारत कब आया? ठीक है, भारत भारत में कब आया ये भारत में आया था फरवरी 1928 के अंदर में। देखिए ये दो पॉइंट है, बनाया कब गया और भारत में कब आया, ये दो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आप लोगों के, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। नवंबर 1927 में बनाया गया और भारत के अंदर में फरवरी 1928 के अंदर में आया। इसका आने का मेन मकसद क्या था? भारत के अंदर में जो संवैधानिक जो और संशोधन किए जा सकते, क्या भारत के अंदर में एक नया स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, सुधार किए जा सकते हैं, उसको उसको जो है देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए इसको भेजा गया था। ठीक है, तो भारत के अंदर में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या लाए जा सकते हैं, संवैधानिक सुधार क्या किए जा सकते हैं, उसके लिए यहाँ भेजा गया था। उसने क्या सुझाव दिया था? तो उसने सुझाव दिया था कि भारत को एक फेडरेशन बना देना चाहिए। फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ फेडरेशन का मतलब क्या होता है। अगर फेडरेशन बनता भारत, तो इस तरीके से होता, ये जो पूरा भारत है वो ऐसे बन जाता कि भाई जो कुछ इलाके ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में है, और कुछ इलाके ऐसे जो राजे रजवाड़े हैं, इनके बीच में क्या होता कि हम एक देश बन गए हैं करके। ठीक है, फेडरेशन। तो फेडरेशन का मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, थ्रू एग्रीमेंट इकट्ठा आए हैं और किसी के पास में बाहर निकलने का अधिकार होता है। ठीक है, उस फेडरेशन से। तो फेडरेशन बनाने का उन्होंने जो है बोला था, बट वो कभी आ नहीं पाया, ये याद रखना आप लोगों ने। तो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत को एक फेडरेशन बनाना चाहिए, बट वो कभी बन नहीं पाया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हुई है। ठीक है, और आप देख सकते हो बिहार एससीईआरटी जो कि टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है आप लोगों के लिए, उसमें भी ये दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स 1919 का जो कानून था, उसमें ये बोला गया था कि 10 साल बाद, ठीक है, एक कमीशन बनाया जाएगा भारत में और क्या सुधार किए जा सकते हैं उसकी जांच के लिए। तो वैसे बनना चाहिए था 1929 में, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने की वजह से उन्होंने 1927 में ही बना दिया उसको। ठीक है, चलिए, तो साइमन कमीशन के बारे में आप देख सकते हो, ये बीपीएससी की बुक है जो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध है आप लोगों के लिए, जितने भी बीपीएससी तैयारी 4.0 के बच्चे सबको दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नॉलेज कैप्सूल में आपको पढ़ाया है, इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? पहले आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको हमने क्या बोला था? ठीक है, आई टू, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटूक। तो आईटूक के जो है वो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहला सेशन कहाँ पर में हुआ था, ये भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, बॉम्बे में इसका सेशन हुआ था पहला। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये नॉलेज कैप्सूल के अंदर में आप लोगों ने किया होगा, है ना? चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये बुक आपको अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है, बीपीएस जो बिहार स्टेट बोर्ड की बुक है, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस आई टू वाज फाउंडेड ऑन 31 अक्टूबर 1920। ये पूरा का पूरा मैंने आपको नॉलेज कैप्सूल वाली क्लास में भी कराया है। लाला लाजपत राय जो है उसके चीफ थे, मतलब उससे पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था इसका सेशन, ये याद रखना है आप लोगों ने पहला। अब देखिए आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है, व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड?
आई टुक। क्या ये क्वेश्चन आपको करवाया नहीं है मैंने? जितने भी लोग हैं जिन्होंने, जल्दी बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को ये याद है नॉलेज, जितने भी बच्चों ने नॉलेज कैप्सूल देखी है वो बता देंगे? 5 तारीख को जो टेस्ट है उसमें कैसे ऐड होना है? ज्योति रावत जी देखिए 2 तरीके हैं, एक तो अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है वो, ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है? उसके अंदर में कि कैसे आप उसमें क्लास देख सकते हो, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी, कैसे आप जो है वो करना है, टेस्ट देना है, ऑटोमेटिकली आपके कोर्स में ही आ जाएगा वो। और जो बच्चे जॉइन होना चाहते हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, वो 49 रुपीज़ का एक नॉमिनल फीस है, उसको देकर जॉइन हो सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग उसको देख लीजिए। जो बच्चे पेड में कल शाम तक भी जॉइन हो जाएँगे, ठीक है, हो जाएँगे, उन लोगों के लिए वो फ्री रहेगा। चलिए, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, ये देख सकते हो आप लोग आपकी बुक में ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन, चलो, बिना ऑप्शन के आंसर करके बताओ, 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बताओ आप लोग लिखकर, सभी के सभी लोग। जितने बच्चे सभी लोग जल्दी-जल्दी से लिख के बताएँगे। साउंड का इश्यू आ रहा है, एक बार सभी एक बार बाकी भी बता देंगे प्लीज़ कि साउंड का इश्यू है। साउंड का इश्यू अगर मेरी सर्दी की वजह से है तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें, इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ये आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी लोग कमेंट के अंदर में, ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएँ। ओके, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। दांडी मार्च, जिसे नमक और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? देखिए फ्रेंड्स, दांडी मार्च जो है वो हुआ था आपका, जिसको नमक मार्च या नमक सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? 1930 में ये यात्रा हुई थी। इसी के बाद, ठीक है, कौन-सा आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था इस आंदोलन के बाद में, इस यात्रा के बाद में। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है? तुरंत बाद कौन-सा वाला आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। नाउ 13 लोग जो है सेशन को लाइक कर दिया, 2000 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। जल्दी-जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहेंगे, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि कुलदीप सर की जो है फ्रेंड्स कुलदीप सर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कुलदीप सर की भी क्लास में आप लोग जो है उसमें भी जुड़िए। पूरा सेशन ध्यान से देखिए आप सभी लोग। और आप लोग जो है वो सेशन देखने के बाद में आप लोगों को एक छोटी-सी टेस्ट भी मिलेंगी, जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके बाद में। उसके बाद आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स मैं कि आप लोगों के लिए, ठीक है, संकल्प जो टेस्ट है, वो आप लोगों ने अच्छे से देनी है। संकल्प टेस्ट आप लोगों की जो संकल्प टेस्ट है, उसके अंदर में आप लोगों ने जॉइन होना है। ओके? संकल्प टेस्ट आप लोग 5 अक्टूबर को मतलब कल 9 बजे होंगी। जितने भी पेड स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए फ्री है, ठीक है? वो लोग अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, पेड में जितना भी कंटेंट है आप लोगों का पूरा का पूरा अच्छे से पढ़िए, रैंक बूस्टर सीरीज़, नॉलेज कैप्सूल जितना भी आप लोगों को दिया है वो अच्छे से करिए आप सभी लोग, ठीक है? और उसके बाद में जो पहले 500 रैंक होल्डर्स रहेंगे, जो 500 स्टूडेंट रहेंगे, उन लोगों को जो महा टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है? जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं आप लोगों के, वो टेस्ट आपको मिलेंगी जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग दीज़ 20 स्टूडेंट्स, ठीक है? जो पहले 500 स्टूडेंट, तो क्या आप पहले 500 में आ सकते हो? ठीक है? तो जल्दी से अपना पूरा जो है फ्रेंड्स ज़ोर लगा दीजिए, कल की टेस्ट को एकदम ऐसा लीजिए जैसे कि ये आपकी ओरिजिनल एग्ज़ाम है, ओके? चलिए तो कुलदीप सर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर में, तो कुलदीप सर को मैं यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है? जी। तो हमारे साथ में यहाँ पर मैं जो है जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कुलदीप सर जो है हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। तो एक बार स्क्रीन हम लोग देख लेते हैं। प्लीज़ टीम मुझे बता दीजिएगा, कुलदीप सर अब आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर में। चलिए, कुलदीप सर आ चुके हैं। जी सर। जी, कुलदीप सर ओवर टू यू। और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप सभी इस सेशन को अच्छे से देखिए। जैसे ही सर की क्लास खत्म होंगी, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में आपको जाना है। फ्री कंटेंट वाली जो नाम का जो जगह है, वहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों सेशन की मेरे लेक्चर्स और सर का जो लेक्चर के क्वेश्चन जो होंगे, जो भी हुआ होगा उस समय तक, उनके ऊपर में आधारित एक टेस्ट होगी आप लोगों की, ठीक है?
तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में मिलेंगी। तो सर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में जो फ्री कंटेंट है वहां पर में जाकर ये लोग ये फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन पर आधारित। तो आप प्लीज रिमाइंड करवा दीजिएगा जब आपका लेक्चर खत्म हो रहा हो उस समय में भी बच्चों को। जी सर, बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू फ्रेंड। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आप का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कल भी हमारा बराबर सेशन नहीं हुआ था, पर आपको बताना चाहूंगा कि आज का सेशन और भी जबरदस्त और शानदार होने वाला है। तो चलते हैं ओवर टू यू, देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहेगा आप सभी के लिए। से सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की जड़ों के बारे में पूछा गया। किनके बारे में पूछा गया? जड़ों के बारे में पूछा गया। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि जड़ों के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहना चाहिए। चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, क्या रहने वाला है आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, बताएं क्या आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, ओके, सी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहा है। आप और टेक्निकल टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जो पोल वाले मैम है वो भी आ चुके हैं और पोल भी आप सभी को दे दिया है। तो सभी लोग जो है जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे आंसर का क्या करना है, क्योंकि टेस्ट में हमें अगर टॉप में आना है तो सभी कुछ हमने देखना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा भाई साहब, आखिर तक जुड़ना पड़ेगा। तो रूट्स के बारे में अगर बात हो रही है तो आप सभी के लिए यहाँ पे क्या रहना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगर आपने वाटर अगर टिक किया है तो यह आपका सही आंसर आने वाला है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है तब नाइट्रोजन की कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर प्लांट ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन को रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कोई शब्द था तो वो था फोटोसिंथेसिस। जिन जिन लोगों ने सही किया है आप सभी को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी आपको फंसाने के लिए और आपको भाई साहब चूना लगाने के लिए पूछने वाला है। तो आपको याद रखना है कि रूट्स के द्वारा, किसके रूट्स? पौधे के रूट जो होते हैं भाई साहब, उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए किसे एब्सॉर्ब किया जाता है? वो रहेगा आपका वाटर। क्या रहेगा जी? वाटर। वही अगर पत्तों के बारे में पूछा जाता था, किसके बारे में? पत्तों के बारे में पूछा जाता था, और वही क्वेश्चन अगर होता था और रूट्स के जगह पे अगर आपको यहाँ पे पत्ते माने कि आपकी जो प्लांट लीव्स होती है वो अगर लिख के आता था, तो बताएंगे सभी लोग, लीफ अगर लिख के आता था तो इसका आंसर क्या रहता था। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन के मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं उसी के आधार पर डिसाइड करेगा कि अपना नॉलेज कितना रहने वाला है। बराबर है, क्योंकि यहां पे सबसे महत्वपूर्ण कोई बात होगी तो यह बात है कि आप एक क्वेश्चन को कितने तरह से मोड़कर मरोड़कर उसका जूस निकाल कर आप पी सकते हो। जब तक ऐसा नहीं करोगे भाई साहब, आपका बीपीएससी में होने वाला नहीं है। जो मैं बार बार बता रहा हूं, अगर यहाँ पे रूट्स की जगह पे अगर प्लांट्स होता तो आपका आंसर क्या रहना चाहता था? उस टाइम पे आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होता था। क्या होता था? कार्बन डाइऑक्साइड होता। और बहुत बढ़िया, बच्चों ने भी आंसर दे दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि पौधों के जो जड़ होते हैं, जो स्टेम होते हैं, उनके अंदर जो है कुछ हमारी दो विशेष प्रकार की वाहिकाएं होती है। एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। आप सभी को बताएं जाइलम का काम कौन सा होता है जी? जाइलम जो है भाई साहब, ये पानी और जो मिनरल्स रहेंगे उनको उनका वहन करने का काम करता है। और ये फ्लोएम जो होते हैं भाई साहब, ये कौन सा काम करता है? जो भी आपका फूड रहेगा भाई साहब, उसका वहन करने का काम करता है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसा रहेगा। चलिए मैं आपको पूछता हूं, पादप वर्ग में पहला कौन सा ऐसा वर्ग है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम भाई साहब विकसित हुए थे? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा है और मैंने आपको बोला है कि प्लांट किंगडम के बारे में एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसमें भी आपको मैंने बोला था जो महत्वपूर्ण कोई पादप वर्ग होगा तो वो कौन से थे? एक थैलोफाइटा, एक था ब्रायोफाइटा और एक था आपका टेरिडोफाइटा। बराबर है, तो ये आप मुझे बताओगे पहला ऐसा कौन सा पादप वर्ग है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम का विकास हुआ था, विकसित हुए थे? उसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, टेरिडोफाइटा। कौन सा था जी? टेरिडोफाइटा। ये पहले ऐसे पादप थे जो जमीन के ऊपर आए थे और जिनके अंदर क्या था? जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम था। क्या था जी? जाइलम और फ्लोएम था। और यहाँ पे कुछ बच्चों का आंसर आया है ब्रायोफाइटा। देखिए, इस टेरिडोफाइटा को बोटेनिकल स्नेक बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? बोटेनिकल स्नेक माने कि बोटेनिकल सांप बोला जाता है। और उसी तरह से ब्रायोफाइटा के हमने बारे में पढ़ा था, ब्रायोफाइटा के बारे में हमने पढ़ा था। ये ब्रायोफाइटा, इसे हम कौन से नाम से जानते हैं? चलिए देखते हैं किन किन बच्चों में पता है, किन किन को पता है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ब्रायोफाइटा, इसे हम कौन से नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया, इसे बोला जाता है पादप वर्ग का, पादप का उभयचर बोला जाता है जी। पादप वर्ग का उभयचर माने कि इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। पता है क्यों है ऐसा? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसे जीने के लिए भाई साहब जमीन की जरूरत होती है। और वही अगर प्रजनन की बात करें, किसकी बात करें? प्रजनन की बात करके उसे पानी की जरूरत होती है। और इसी की वजह से इसे क्या बोला जाता है? पादप वर्ग का उभयचर बोला जाता है। सभी को समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जब सभी लोग? और मैं आपको बता दूं, इस क्लास के बाद आपकी टेस्ट होने वाली है, जो कंबाइंड टेस्ट रहेगी कंप्लीट जीएस की, जो कंबाइंड टेस्ट रहने वाली आपकी कंप्लीट जीएस की। जैसा ही लेक्चर हो जाता है उसके बाद तुरंत आपको टेस्ट देना है, तो आखिर तक बने रहेंगे और अपना नॉलेज, सच में आपकी कितनी पढ़ाई हुई है जीएस की, साइंस की, तो यहां पे चेक करना। चलिए इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है। यहां पे बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा प्राथमिक उत्पाद बनता है? प्राथमिक उत्पाद माने कि सीधी से बात पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनाया जाता है। बहुत बढ़िया, और यहां पे सभी का आंसर भी आ गया है। इसका आंसर रहेगा ग्लूकोज रहेगा। क्या रहेगा? ग्लूकोज। और आपको अगर पूछा जाए कि ये ग्लूकोज बनाने की जो विधि होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ये कौन से प्रकार की रिएक्शन होती है, कौन सी प्रकार की रिएक्शन होती है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए। माने कि मैं आपको पूछ रहा हूं, ये एंडोथर्मिक होती है, कि एक्सोथर्मिक होती है, ये आपको मुझे बताना है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ये एंडोथर्मिक होती है कि एक्सोथर्मिक होती है? चलिए बताइए। इसका आंसर बड़ा ही इजी और आसान से आपको ध्यान में रखना, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? एंडो होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जाता है। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रकाश हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं, माने कि ऊष्माग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऊष्माग्राही बोलते हैं। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अगर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जब कभी भी पौधे ग्लूकोज बनाते हैं तो इसे कौन से रूप में स्टोर करते हैं? कौन से रूप में इसे भाई साहब जमा किया जाता है या इसे स्टोर किया जाता है? चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। एक क्वेश्चन के कई आंसर, और कई आंसर से कई क्वेश्चन बना सकते हैं। और जब तक आप ये तरीका नहीं सीख जाओगे भाई साहब, तो तब तक आप सभी के सभी जो है बीपीएससी का जो रियल फॉर्मेट अभी चल रहा है 2024 वाला, उसे आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। इसका आंसर भाई साहब आपके ऑप्शन में दिया है, इसका आंसर रहेगा आपका स्टार्च। क्या रहेगा? स्टार्च। ये आपका सही उत्तर रहने वाला है। स्टार्च ये आपका सही उत्तर रहने वाला है। इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और मैं आपका बताना चाहूंगा कि जो कवक होते हैं, कवक माने कि जिसे हम फंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंगी। ये भी अपना खाना जो है स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये अगर जैसा ही हो जाता है तो अगली बार आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्वेश्चन हो सकता है कि कवक अपना खाना कौन से रूप में जमा कर रखता है। उसका आंसर रहेगा आपका स्टार्च। क्या रहेगा? स्टार्च रहने वाला है। सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। और उसमें एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन के बोल रहा हूं, फंगी माने कि ये कवक वर्ग जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसके ऊपर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले हम बता ही नहीं सकते हैं, तो आपको इसे पूरी तरह से तैयार रहकर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। जिस तरह से आपको पूछा है, आपको पता है कि अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं,
किसकी बात करूं, रेस्पिरेशन माने कि श्वसन की बात कर रहा हूं, तो श्वसन ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और साथ में इसमें क्या बनता है, इसमें आपका एटीपी बनती है, माने कि ऊर्जा बनती है। और ये कहां पर होता है जी, ये होता है आपका सेल के अंदर, सेल के अंदर दो जगह पे होता है, एक होता है आपका कोशिका द्रव्य, एक होता है आपका कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका, देखते हैं किसकी पता है। कोशिका द्रव्य के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है जी, वो होती है आपकी ग्लाइकोलिसिस की, किसकी, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। और इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है आपका पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है, पायरुविक एसिड और 2 एटीपी बनते हैं जी। कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है, चलिए देखते हैं कौन कौन बताता है इसका आंसर। किन किन लोगों को पता है कि अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूं, माने की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, आप इस तरह से पढ़ाई करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं आपका भाई साहब क्रैक करके रहेगा, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें भाई साहब क्रेब साइकिल होती है। और इसी क्रेब साइकिल में भाई साहब कितने एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वही अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पूछा जाए तो ये किसमें कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें आपको केल्विन प्रोसेस होती है या केल्विन साइकिल होती है, ये आपको याद रखना है। और केल्विन साइकिल से क्या बनता है, केल्विन साइकिल से आपका ग्लूकोज बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, यहां पे यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है दिन में होता है, वहां पे हम जो पौधे होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज वहां से बाहर निकलता है। वही रात को वही पौधे क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं और इसी श्वसन में वो क्या करते हैं जी, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर और जो शुगर होता है माने कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर ये क्या बनाते हैं, ये एटीपी बनाते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इतनी बातें आपको याद हो गई, क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी चलिए इसका आंसर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल टीम वाली मैम का, ठीक है, सभी लोग धन्यवाद बोल देंगे और जल्दी जल्दी जो इसका आंसर करेंगे बताए जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जी। क्या रहेगा, नॉट रिक्वायर्ड बोला गया। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट भी लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी लगेगा, माने कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, मोर देन 1 ऑफ अबव इज योर करेक्ट आंसर। मोर देन 1 ऑफ अबव इज योर करेक्ट आंसर। सॉरी मोर देन कैसे रहेगा भाई साहब, नन ऑफ अबव रहेगा। क्या रहेगा, नन ऑफ अबव माने कि एक में से कोई भी नहीं, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया, नॉट बोला गया है। क्या बोला गया है, नॉट बोला गया है। सबको समझ में आ गया है, ये सभी के सभी चीजें इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो आपका आंसर आता था डी, पर यहाँ पे नॉट बोला गया है तो आपका आंसर आना चाहिए ई। क्या आना चाहिए, ई। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, देखते हैं किन किन लोगों को इसके बारे में पता है। चलिए, विच न्यूट्रिएंट इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल टू फॉर्म द प्रोटीन। चलिए, प्रोटीन बनाने के लिए पौधे जो है जमीन से किस चीज को एब्सॉर्ब करते हैं। चलिए इसके बारे में जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको सच में याद है तो आप जरूर इसका आंसर करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। ऐसे ही आंसर करते करते आगे बढ़ना है। और जो जिन बच्चों ने नाइट्रोजन को टिक किया है उन सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर रहेगा भाई साहब, क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहने वाला है, ठीक है। चलिए आपको मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक ऐसी चीज होती है जिसे बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग
बिल्डिंग विटामिन बोला जाता है, माने कि ये शरीर की संरचना बनाने का काम करता है। और साथ में इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है, चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। क्या क्या होता है? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये 5 तत्व जो होते हैं ये आपके प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। और हमारे शरीर की अगर मैं बात कर रहा हूं, माने कि ह्यूमन बॉडी की अगर बात कर रहा हूं, तो हमारे शरीर में 21 में से 20 अमीनो एसिड जरूरी होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। सभी लोग लिखेंगे 21 में से 20 रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और इसमें से बता दो, इस 20 में से जो 10 प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, हमारा शरीर खुद बनाता है, हमारा शरीर खुद बनाता है। और 20 में से बचे 10 जो होते हैं वो बाहर से लिए जाते हैं, वो बाहरी खाने से, बाकी चीजों से हम जो ले रहे हैं उससे पाए जाते। इतना क्लियर हो गया है? तो इतना आपको याद रखना है, 20 में से 10 हमारे शरीर खुद बनाता है और 20 में से 10 जो बचे हैं वो बाहर से आता है। इसमें एक और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया भाई साहब, अगर आपको पूछा गया और पूछा भी गया है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर करेंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसका आंसर क्या रहने वाला है? चलिए क्या रहेगा? सबसे ज्यादा प्रोटीन। बहुत बढ़िया। देखिए अगर भाई साहब वेजिटेरियन की बात कर रहे हो तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा आपके सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात की जाए तो वो रहेगी आपकी, जितने भी आप दाल खाते हो, जो दाल खाते हो, इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। वो तो छोड़िए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई साहब नॉन वेजिटेरियन में मछली में सबसे ज्यादा प्रोटीन, मांस में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ये सभी बातें आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, आप सभी को पता है, इसे अच्छे से याद रखना है। इसमें एक और बात आती है कि प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है, ये आपको याद रखना है। कितनी ऊर्जा मिलती है जी? कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है, तो वो है आपका फैट। सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला कितना देता है जी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देता है। वही अगर पूछा जाए हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है? सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला घटक कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कौन रहने वाला है? कार्बोहाइड्रेट रहेगा। और कितनी ऊर्जा देता है? लगभग 60 से 65% ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। बहुत बढ़िया। चलिए सभी को पता है इसके बारे में। अमीनो एसिड्स, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? जो बच्चे 6 to 8 और 9, 10 की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अमीनो एसिड्स में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? वो रहता है आपका अमीनो ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे NH2 और COOH, ये हो गया आपका अमीनो ग्रुप और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये मेन ग्रुप पाए जाते हैं आपके किसमें? प्रोटीन के अंदर। किसमें? प्रोटीन के अंदर। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और प्रोटीन बनाने वाला कौन सा अंग होता है हमारे कोशिका के अंदर? देखिए एक क्वेश्चन से कम हमने 7 से 8 क्वेश्चन कवर किए। एक क्वेश्चन के जरिए कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हमने यहां पे कवर किए हैं। तो राइबोसोम वो एक सेलुलर ऑर्गन है, माने कि कोशिका एक ऐसा अंग है जो क्या करता है जी? प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरे के पूरे मिनरल्स और उनके मुख्य कार्य जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? ये जो पूरा का पूरा चार्ट जो है मैं टेलीग्राम चैनल साइंस बाय टीपी पर डाल दूंगा।
साइंस बाय टीपी पर डाल दूंगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ये चार्ट आपको मिल जाएगा जो आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, चलिए इसका भी आंसर करेंगे। मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं जी, ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया कि मैं कितना स्लो पढ़ा रहा हूं। चलिए इसका भी आंसर करेंगे। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका वृद्धि और शीर्ष कलिका की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं? आपने देखा होगा गए 2 साल से कंटिन्यूअस प्लांट हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है? प्लांट हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। और तो ये प्लांट हार्मोन हमें भी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो सभी लोग यहां पे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। बहुत बढ़िया, चलिए फास्ट कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया, चलो 1500 के आसपास बच्चे यहाँ पे लाइव है, तो सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे, लाइक और शेयर भी कर देंगे वीडियो को, ताकि और बच्चों को भी पता चले कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर कितने जबरदस्त तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, और मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर दिया है इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, माने कि ऑक्सीन। लिख लो कमेंट बॉक्स में कि वृद्धि करने के लिए कौन बढ़ावा देता है? भाई साहब सेल इलोंगेशन बोला गया है, सेल इलोंगेशन बोला गया है, तो भाई साहब इसका आंसर रहेगा ऑक्सीन हार्मोन। क्या रहेगा? ऑक्सीन रहेगा। देखिए हमने कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपको मैं बता दूं पौधों के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक होता है जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है, माने कि बढ़ावा देता है। क्या देता है? बढ़ावा देता है। और दूसरा हार्मोन होता है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, माने कि ग्रोथ को खत्म करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लांट हार्मोन भाई साहब ग्रोथ को बढ़ावा देता है या कौन ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो आपको 2 हार्मोन याद रखना है जो ग्रोथ माने कि जो उसकी ग्रोथ होती है उसे रोकने का काम करेगा। एक रहता है आपका एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है इथिलीन। बाकी इनको याद नहीं किया तो भी चलेगा, पर इनको याद करके रखना है। ग्रोथ इनहिबिटर माने कि जो ग्रोथ नहीं होने देता है वो 2 हमारे पास है, एक है आपका एब्सिसिक एसिड और दूसरा कौन सा है? इथिलीन। दूसरा कौन सा है? इथिलीन। ये दोनों भी आपको याद रखना है। और ग्रोथ हार्मोन की बात करूंगा तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सिन के बारे में अभी बताया, ये सेल इलोंगेशन के लिए काम करता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए काम करेगा। किसके लिए? सेल डिवीजन, माने कि जो कोशिकाएं होती है उनका रैपिड तरीके से वो ग्रोथ करने का काम करेगा। जिब्रेलिन जो होता है ये क्या करता है? ये जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है उस टाइम पे जो स्टोर्ड फूड होता है, कौन से रूप में? स्टार्च के रूप में, उसे ब्रेक करने का काम करता है आपका कौन? जिब्रेलिन फॉर जर्मिनेशन। इस प्रकार से आप इसे याद सकते हो। उसके बाद एब्सिसिक एसिड जो होता है भाई साहब, ये जो है पत्ते और फल इन दोनों को गिराने में मदद करता है। गिराने में मदद माने कि गिराने में मदद माने कि पक जाएंगे पत्ते, पत्ते पक जाने के बाद वो अपने आप गिर जाते हैं, वो उसके लिए कौन मदद करेगा? आपका एब्सिसिक एसिड मदद करेगा। और इथिलीन के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इथिलीन हार्मोन जो होता है इसे भाई साहब फलों को पकाने वाला हार्मोन बोला जाता है। फलों को पकाने में मदद करने वाला हार्मोन कोई होगा तो वो है आपका इथिलीन हार्मोन। कौन सा है? इथिलीन होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। तो इनके ऊपर जो है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन लेने वाला हो। क्या लेने वाला हो? रैपिड फायर लेने वाला हो। सभी लोग तैयार है? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, बताएंगे क्या सभी लोग तैयार है? अगर तैयार है तो इस चार्ट के ऊपर में कुछ क्वेश्चन लेने वाला हो, तुरंत आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। चलिए इसका आंसर करेंगे। यहां पे बोला गया है कि जब जर्मिनेशन होता है भाई साहब, माने कि जब कभी भी अंकुरन होता है उस केस में जो खाना स्टोर है उसको
ब्रेक करने का और उससे ऊर्जा उत्पादन करने का काम करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। अभी बताया मैंने, जर्मिनेशन ये वर्ड आया, जर्मिनेशन ये शब्द आया, तो जी फॉर जर्मिनेशन और जी फॉर जिब्रेलिन आपको याद रखना है। जी फॉर जर्मिनेशन और जी फॉर जिब्रेलिन आपको याद रखना है। ये दो हार्मोन, आपका आंसर रहेगा ए। आंसर क्या रहने वाला है? ए है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए इसका भी आंसर करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। अब जब दो जीव एक साथ रहते हैं, दो जीव जब एक साथ रह रहे हैं, दोनों का आश्रय और पोषण तत्व साझा करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? इस टाइप का क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया, जिसका आंसर म्यूचुअल था, म्यूचुअली था। ठीक है, माने कि कैसे था जी? सहजीव संबंध जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहजीव संबंध बोलते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सिम्बायोसिस। क्या रहेगा? सिम्बायोसिस। इसके उदाहरण भी हमें बहुत अच्छे से करके रखना है। भाई साहब देखिए, यहां पे ध्यान रखना है, एक होता है आपका अलगी, माने कि जिसे हम बोलेंगे शैवाल, और दूसरा होता है फंगी, माने कि कवक। ये दोनों भी जब साथ में रहेंगे, ये एक प्रकार का, इसे नाम क्या? चलिए सभी लोग इसका नाम बताएंगे, सभी लोग इसका नाम बताएंगे कि जब शैवाल और फंगी माने कि कवक एक दूसरे के साथ रह जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं जी? इसे बोलता है, कोई बोलेगा लाइकेन बोलेगा, लाइकेन बोलेगा, या कोई भाई साहब लिचेन बोलेगा। ये दोनों भी एक ही वर्ड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। और यहां पे भी अगर पूछा जाए कि ये अलगी का काम कौन सा होता है, तो भाई साहब अलगी होते हैं हरे, हरे माने कि इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जिनके अंदर होता है वो खाना बनाने का काम करेंगे। और आप सभी को पता है फंगी माने की कवक, इसका कौन से प्रकार का पोषण होता है? कोई बता सकता है ये कैसे होते हैं जी? ये मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी होता है माने कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या जी? इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। और इसी के लिए, और ये क्या करेंगे, ये जो पोषण होता है फंगी का, वो अलगी को प्रोवाइड करने में मदद करता है, माने कि पानी प्रोवाइड करेगा, मिनरल देगा, और साथ में क्या देने वाला है? साथ में प्रोटेक्शन का भी काम करता है। कौन सा काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है आपका कवक। आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, एक और सहजीव संबंध होता है जिसके बारे में आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है माइकोराइजा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड बता रहा हूं। माइकोरिजिया मतलब क्या होता है? यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आने वाले समय में पूछा जा सकता है। माइकोराइजा का मतलब क्या होता है? जहां पे फंगी माने कि जो कवक होता है वो पेड़ों के जो जड़ होते हैं उनके साथ सहजीव संबंध में रहते हैं। यह भी एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन माने कि सहजीव संबंध है। और यह टॉपिक आपको दिया है भाई साहब 11th क्लास के एनसीईआरटी में। अब बोलोगे सर 11 क्लास का तो हमें पूछते नहीं है। जी नहीं, बीपीएससी जो है 10th का क्लास क्रॉस करके कब का 11 12th में घुस चुका है, आपको पता भी नहीं चला है। और उसमें से भी कुछ अंदर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार का अंदर क्वेश्चन है जो आपको मैं बता रहा हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए प्लांट हार्मोन के ऊपर। चलिए ये आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ ए लीव्स एंड फ्रूट्स? चलिए पत्ते और जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माने कि इथिलीन। क्या होता है? इथिलीन। आपने धूपकाले में फल खाए होंगे, आम खाया होगा, पीला पीला दिखता है, पर उसकी बात अब वो शुगर
या वो मीठा नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे आर्टिफिशियली बाहर से कुछ डालकर पकाया जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो आम को पकाने के लिए बाहर से क्या डाला जाता है? जिसे हम आर्टिफिशियल राइपनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल राइपनर, माने कि जो कृत्रिम तरीके से उसे पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस गैस का नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है इथिलीन गैस। कौन सी होती है? इथिलीन गैस। गैस ये बाहर से इस्तेमाल किया जाता है और साथ में कैल्शियम कार्बाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड एक प्रकार का चूने का जैसे दिखने वाला होता है। और आपको पता होगा दिवाली में हम बचपन में जो है इसके ऐसे पत्थर जैसे कुछ मिलता था, वो पत्थर को यहां पे रखा, उसके ऊपर डिब्बा जो है भाई साहब उल्टा रख देते थे, फिर डिब्बे के ऊपर जो छोटा सा छेद होता था भाई साहब, उसमें जब पानी डाल दो, पानी डालने के बाद जैसे उसे आग लगाओ के डब्बा फूटकर भाई साहब ऊपर चला जाता था। पता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था? ये कैल्शियम कार्बाइड का भाई साहब वो पत्थर होता था, बराबर है। और जब कभी भी कैल्शियम कार्बाइड में आप पानी को मिला दो तो इसमें से एक गैस निकलती है, वो है आपकी एसिटिलीन गैस। और यही एसिटिलीन गैस जो है आपके जो आम है भाई साहब उसको पकाने में मदद करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? और इससे भी खतरनाक बोलूंगा तो भाई साहब आजकल तो इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। जो आपको तरबूज आपने खाए होंगे जो लाल लाल दिखते हैं भाई साहब, वो इंजेक्शन का ही एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? विद्युत धारा के तापन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? माने कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये पूछा गया है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब लगे रहो। और सबको मैं बता दूं, याद दिला देता हूं, इस पूरे सेशन के बाद आपका टेस्ट होने वाला है जो आप सभी को देना है। आप सभी को देना है, माने कि एसएसटी, जीएस और साइंस। उसमें जीएस और साइंस तो आ ही गया है, पूरा का पूरा आपको टेस्ट देना है और मैक्सिमम मार्क्स आपको हासिल करने। क्लियर है? चलिए सभी लोगों ने इसका आंसर कर दिया है जी। इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे बोला गया है थिकर द वायर ग्रेटर द हीटिंग इफेक्ट, माने कि जितना मोटा तार रहेगा उतना ही ज्यादा उसका तापीय प्रभाव रहने वाला है। कि या क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये गलत है। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। ये फार्मूला हमने हीटिंग इफेक्ट के लिए, माने कि उष्मा प्रभाव जो होता है आपका विद्युत धारा का, उसके लिए पढ़ा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा है, पर रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए, ये फार्मूला हमने पढ़े हैं। इसको अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया H इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, आर के जगह पे रो इंटू एल इंटू टी डिवाइड बाय ए, ऐसा कुछ आ जाएगा। माने कि ये एरिया डिफाइन कर रहा है मोटापा। वायर अगर मोटा होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो H आपका कम रहने वाला है ना? क्या रहेगा? कम रहेगा। और यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला गया है कि उतना ही अधिक होगा, ये गलत बात है। उसके बाद तापीय प्रभाव जो होता है तार की लंबाई और सामग्री पर निर्भर करता है, ये आपका सही उत्तर रहने वाला है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो लेंथ के ऊपर और जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाए उसके ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है। ये हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ के साथ। मान कि लंबाई जितनी ज्यादा रहेगी, लंबाई जितनी ज्यादा रहेगी उसमें बनने वाली जो ऊष्मा होती है उतनी ही ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ पे? और किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो आपका रेजिस्टिविटी माने कि जो प्रतिरोधकता है उसके ऊपर निर्भर करेगी। उसके बाद करंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही उतना तापीय प्रभाव भी रहने वाला है। और साथ में ये समय के ऊपर भी निर्भर करेगा, माने जितने ज्यादा समय के लिए आप करंट किसी धातु से बहाओगे उतना ही ज्यादा उसमें क्या बनेगा? उसमें ज्यादा उसमें ऊष्मा बनने वाली है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? जब तक आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, आपको मैं बता दूं कि संकल्प टेस्ट जो है आप सभी को पता है 5 अक्टूबर को होने वाली है। कब होने वाली है? 5 अक्टूबर, और शायद कल ही 5 तारीख भी है, बराबर है। तो आपको इसका भी
ध्यान रखना है कि कल आपको संकल्प टेस्ट देनी है 5 अक्टूबर को, जो रात को 9 बजे आपका होने वाला है। रात को ही होने वाली है सर, बिल्कुल रात को होने वाली है, ठीक है। और साथ में आपको प्राइस भी पता है, यहाँ पे फर्स्ट जो रैंक रहेगा भाई साहब उसको 11,000 रुपए, सेकंड वाले को 5,000, तीसरे वाले को 3,000, चौथी से 10वीं रैंक में आ रहे तो 1,000 रुपीज, और 11 से 20 के अंदर आए तो 500 रुपए आपको मिलने वाला है। साथ में ये आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हो। आज रात तक का समय है, जितना ज्वाइन हो सकते हो भाई साहब ज्वाइन कर लो। और साथ में जो पहले 500 स्टूडेंट रहेंगे, जो पहले 500 स्टूडेंट रहने वाले, उन सभी को जो 2.5 लाख का एक क्वेश्चन सेट है, ठीक है, जहां पे इंडिया में सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए जो आपके जीएस और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, वो पूरा का पूरा उसका बड़ा सा एक मैं बोलना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में जो है महाभारत और भाई साहब रामायण, इसको क्या बोला जाता है, एक बहुत बड़ा एक ग्रंथ माना जाता है। तो समझ लीजिएगा ये 2.5 लाख क्वेश्चन का सेट जो है इंडिया में होने वाले हर एग्जामिनेशन के लिए ये ग्रंथ रहेगा, क्योंकि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको अगर 500 के अंदर आपको आने का पूरा प्रयास करना है, और साथ में भाई साहब आपको बता दूं बहुत सारे फायदे होने वाले, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई की होगी आपने, और अभी तक अगर आपने संकल्प टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और 500 के अंदर आने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन था हमारा, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था, यहां पे पूछा गया, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, धारा, ठीक है। माने कि फ्यूज वायर जो मेल्ट हो जाता है, फ्यूज वायर जो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, उसका कारण क्या रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। माने कि जब कभी भी उसमें से आप करंट को बहाओगे उसमें क्या बन जाएगा जी, मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने जो है संकल्प टेस्ट को ज्वाइन कर लिया है, और आपको क्या बताएंगे पता है क्या, 49 रुपए ले लिए हैं भाई साहब, लगभग 50 रुपए ले रहे हैं, और गारंटी भी नहीं है कि मैं 500 के अंदर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। क्यों ज्वाइन करूंगा, मैं आपको बताता हूं, अगर बाजू वालों की सुनोगे या सुनोगे तो भाई साहब आपका पक्का नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेस्ट ज्वाइन कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ये मेरे बात के ऊपर आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे देखिए, आपने अगर ऐप डाउनलोड किया है तो ऐप में जाने के बाद जो फ्री कंटेंट होता है, ऐप में जाने के बाद जो फ्री कंटेंट वाला आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर जो है आपको टेस्ट मिलने वाली है, ये आपको याद रखना है। और आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर दीजिए और इस टेस्ट का पूरा फायदा लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आगे भी हमारी टेस्ट होते रहती है, वो भी हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपको ऐप के अंदर फ्री कंटेंट वाला जो फोल्डर होता है उसमें मिल जाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए, ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कर दिए, इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर रहेगा आपका फ्यूज वायर। क्या रहेगा, फ्यूज वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है मैं सभी को होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको सेशन कैसे लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और सभी लोग जो है टेस्ट को अटेंड करेंगे। फिर से बता रहा हूं आप सभी को कि ऐप में जाने के बाद जो फ्री कंटेंट वाला फोल्डर होता है वहां पे आपको टेस्ट मिल जाएगी, फ्री कंटेंट वाला जो फोल्डर होता है उसके अंदर आपको टेस्ट मिल जाएगी। तो जल्दी से इस टेस्ट को ज्वाइन करेंगे और टेस्ट दे देंगे, और जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कितने समय में सॉल्व किया है वो भी लिख देंगे, ठीक है जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक भी बोलता हूं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं, ताकि टेस्ट अच्छे से सॉल्व करेंगे, और जो आज रात को जो महा संकल्प टेस्ट होने वाली है उसको ज्वाइन करेंगे, और अपनी रैंक क्या रहेगी हजारों बच्चों में ये भी खुद को देख लेंगे, परख लेंगे। तो इसी के साथ सभी को बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।